ओके, तो अप टू लास्ट वीडियो आपने देखा होगा कि जो अलग अलग जगह पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, तो एट दैट टाइम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर और साइज क्या क्या रहेगा। तो इसमें एक रिलेशन होता है। इन्फिनिटी पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं ना तो इमेज फोकस पर फॉर्म होता है, और फोकस पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना तो इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होता है। तो ऐसे रिलेटेड होते हैं। बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना हम, तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज फॉर्म होता है, और बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो बियॉन्ड सी इमेज फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, ये वाला केस इसके साथ और ये वाला केस इसके साथ। ओके, एट सी तो एक मिडल केस होता है, सेम साइज सेम लोकेशन वाला। ओके, और ये थोड़ा अलग केस है, इसमें नेचर अलग होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सभी केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, और नेचर वाइज भी देखते हो तो आप मतलब यहाँ पर सबसे कम होता है साइज अगर देखते हैं हम। ओके, यहाँ पर उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ पर सेम होता है, यहाँ पर मैग्नीफाइड और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो अगर हम इमेज को मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से मिरर की ओर लाते हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ यू आर moving object towards the concave mirror, then object size is decreases or increases? Tell me, image size decreases or increases? Okay, ऐसा बताओ। ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर के इनफाइनाइट डिस्टेंस से धीरे धीरे उसके पोल की ओर ला रहे हैं, तो फिर इमेज का साइज बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? बताओ मुझे इसका आंसर। इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। ठीक है, तो राइट आंसर है डेफिनेटली इंक्रीज होगा, क्योंकि देखिएगा इन्फिनिटी पर हाईली डिमिनिश है, बियॉन्ड सी पर डिमिनिश है, एट सी पर सेम है, बियॉन्ड सी एंड एफ मैग्नीफाइड है, और हाईली मैग्नीफाइड है कहाँ पर? एट एफ पर। ठीक है, तो इस वजह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। मतलब कॉन्केव मिरर के टुवर्ड्स अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो फिर उसका इमेज बड़ा होने वाला है, और अवे मूव करते हैं तो इमेज क्या होने वाला है? छोटा होने वाला है। ओके, तो ये याद रखिएगा, लिख कर रखिएगा लगा तो, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ओके, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्केव मिरर, देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गेट इंक्रीजेस। टुवर्ड्स रहा तो इंक्रीज होगा, ओके, और अवे अगर रहा तो डिक्रीज होगा। ठीक है, इस वजह से ये बिट को याद रखिएगा। ठीक है, इज इट ओके? ठीक है, नाउ सियर नेक्स्ट बिट रहेगा। ऐसे ही कुछ कंडीशन आपको मैंने बताए थे कॉन्वेक्स के। कॉन्वेक्स के तो दो ही केस है, एक तो इन्फिनिटी और दूसरा अदर देन इन्फिनिटी। उसमें कुछ चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। कॉन्वेक्स में तो आपको पता है हमेशा रियल वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज ऑकर होगा। ओके, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फोकस पर इमेज फॉर्म होता है, और ऑब्जेक्ट अगर अदर देन इन्फिनिटी रखते हैं तो पोल और फोकस के बीच में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसका साइज ऑलवेज डिमिनिश ही रहता है। ओके, वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं होता है वहां पर। ओके, मतलब डिपेंड होता है ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली किस पोजीशन पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मिरर का पीट खत्म हो जाता है। मिरर के ऊपर और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले रिफ्लेक्शन लेकर पहले लेंस को स्टडी कर देते हैं। ओके, इसके जो मतलब ये जो लेवल लिया है मैंने न्यूमेरिकल का, बहुत ही ईजी है, और बहुत जस्ट आपको फैमिलियर होना है सबसे पहले मिरर के साथ। उसके बाद मैं लेंस के साथ आपको ऐसे ही फैमिलियर करवाने वाला हूँ, और उसके बाद फिर हम देखने वाले हैं एग्जैक्ट न्यूमेरिकल जो हमारे क्वांटिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं नीट और जेई में। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं हम। ओके, क्योंकि क्या हो जाता है, पहले अगर हमें तैरना आता है तो हम डायरेक्टली समंदर में उड़ मतलब कूदते नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, पॉन्ड में जाते हैं, उसके बाद लेक में जाते हैं, लेक में तैरने आने के बाद स्विमिंग पूल में जाते हैं, उसके बाद पॉन्ड में जाते हैं, उसके बाद रिवर में जाते हैं, और उसके बाद फिर हम छलांग लगाते हैं समंदर में। डायरेक्टली हम समंदर में नहीं जाते। सो दैट्स वाई धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। ओके, और डेफिनेटली क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो बहुत हाई लेवल के रहने वाले हैं, लेकिन वहां तक जाने से पहले ये बेसिक पार्ट जरूर क्लियर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का बेसिक पार्ट खत्म होता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, whenever light passes from one transparent medium to another transparent medium। ओके, ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब जिससे लाइट इधर से उधर जा सकता है, ऐसे मीडियम को ट्रांसपेरेंट मीडियम कहा जाता है, जैसे वाटर, ग्लास, डायमंड,
these are the called as transparent medium, मतलब जिससे लाइट आर पार जा सकता है, ओके इधर से उधर जा सकता है, ऐसे मीडियम को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जब कभी भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है ना, तो एट दैट टाइम उसने जाना ऐसे चाहिए, मतलब उसका एक प्रोजेक्टेड पाथ एक ऐसा रहेगा, लेकिन वो जाता कैसे, एक तो अवे जाता है या फिर टूवर्ड जाता है, ये डिपेंड होता है आप कौन से मीडियम से उसे कौन से मीडियम में भेज रहे हो। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। मतलब रिफ्रैक्शन मतलब होता क्या है, आपको पता होगा रिफ्रैक्शन के अगर डे टू डे लाइफ के अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको पता होगा कोई पानी से भरा हुआ ग्लास है ना, उसमें अगर हम पेंसिल को डीप कर देते हैं तो वो पेंसिल आपको पता है ऐसा ब्रेक हुआ नजर आता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है पानी में पेंसिल ऐसा लगता है कि जब पानी और एयर का कांटेक्ट होता है ना, तो वहां पर हमें ऐसा लगता है कि ये पेंसिल ब्रेक हुआ है, लेकिन ये पेंसिल अगर बाहर निकालते हो ना आप इस ग्लास से, तो आगे ना आपको एज इट इज नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो इल्यूजन होता है ना हमारे आंखों को, तो इसे ही रिफ्रैक्शन कहा जाता है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अनदर एक एग्जाम्पल है स्विमिंग पूल में, अगर आप देखते हो तो पानी का जो लेवल होता है वो कुछ ऐसा होता है, और पानी का जो डेप्थ होता है, मतलब स्विमिंग पूल का जो सरफेस होता है ना, वो ऐसे यहाँ पर अगर रियली है, तो अगर ऊपर से कोई पर्सन इसे देखता है ना यहाँ से, ओके, तो उसे वो सरफेस थोड़ा ऊपर नजर आता है ऐसे यहाँ पर, ओके, इस वजह से वो कूद जाता है, उसको लगता है कि पानी कुछ गहरा नहीं है, ओके, बहुत कम पानी का डेप्थ है। ओके, जैसे वो कूदता है फिर वो बीच में गोते खाने लगता है, फिर उससे समझ में आता है कि पानी जितना सोचा था उससे बहुत ही ज्यादा गहरा है। तो ये किस वजह से अकर होता है बच्चों, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। और भी कुछ एग्जांपल्स है इसके, रात में आपको पता है स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है, अभी स्टार निकालने का प्रैक्टिस छूट गया मेरा, ठीक है, बन गया। ठीक है, तो ऐसे स्टार होते हैं, तो ये स्टार्स को हम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो ये स्टार्स हमें एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर नजर आते हैं। ओके, स्टार्स एक्चुअल में यहाँ पर होते हैं लेकिन हमें नजर आते हैं थोड़ा ऊपर, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसमें भी रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट है। फिर ये स्टार्स हमें ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं, कभी ये ब्राइट लाइट छोड़ते हुए नजर आते हैं तो कभी डिम लाइट छोड़ते हुए नजर आते हैं। दिस आल्सो हैपेंस ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, उसके बाद ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का हॉरिजॉन है। हॉरिजॉन के नीचे जाने के बाद हम कहते हैं, हॉरिजॉन के ऊपर आने के बाद हम कहते हैं कि सन राइज हुआ है, और हॉरिजॉन के नीचे जाने के बाद हम कहते हैं कि सन सेट हुआ है। लेकिन एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से सन राइज होने से पहले 2 मिनट, ओके, और सेट होने के बाद 2 मिनट तक हमें दिखाई देता है। दिस हैपेंस ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सन हमें एक्चुअल साइज से क्या होता है, एक्चुअल जगह से थोड़ा ऊपर नजर आता है, और वो सेट होने के बाद भी 2 मिनट तक नजर आता है, राइज होने से पहले भी 2 मिनट नजर आता है। इस वजह से हमारे दिन का टाइम 4 मिनट से प्रोलॉन्ग हो जाता है। दिस हैपेंस ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। बहुत सारे एग्जांपल है रिफ्रैक्शन के, बहुत सारे केसेस है, ये हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम रिफ्रैक्शन को डिटेल में स्टडी करते पहले थियोरेटिकली, उसके बाद उसके एप्लीकेशन जो है, उसके जो एग्जांपल्स हैं उसकी ओर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हम देखते हैं। इस टॉपिक में एक मॉड्यूल मैंने आपको बताया था, फिनोमिनॉन्स ऑफ लाइट। ओके, अलग अलग फिनोमिनॉन से लाइट के, रेनबो, ये वो, तो एट द टाइम हम इस बीट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिएगा रिफ्रैक्शन मींस व्हाट। रिफ्रैक्शन का लाइन टू लाइन डेफिनेशन क्या रहेगा आप देखिएगा, लिखना है तो लिख लीजिएगा। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है ना, तो एट दैट टाइम वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जाना उसने ऐसे चाहिए लेकिन वो जाता है ऐसे। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है लाइट का, इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना है तो। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम one transparent medium to another transparent medium, at that time light changes its path. This phenomenon of light is called as refraction. ओके, लाइट क्या कर लेता है, अपना पाथ चेंज कर लेता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते वक्त, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं हम। अब ये रिफ्रैक्शन दो तरीके का होता है, ऊपर वाला मीडियम कौन सा है, नीचे वाला कौन सा है। सपोज ये लाइट अगर एयर से ग्लास में जा रहा है, तो एयर इज अ रेयरर मीडियम, ओके, जिसका कंपेरेटिवली डेंसिटी कम होता है दो मीडियम में से, उसे रेयरर मीडियम कहा जाता है, और जिसका कंपेरेटिवली ज्यादा होता है उसे डेंसर कहा जाता है। ठीक है, whenever light passes from rarer medium to denser medium, at that time light changes its path, changes its direction, and this phenomenon is called as refraction. इस phenomenon को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, तो लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है ना, तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, जाना उसने ऐसा चाहिए था
लेकिन जा वो टुवर्ड्स द नॉर्मल रहा है, इस वजह से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एट द टाइम लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आएगा लाइट अगर ऊपर से नीचे मतलब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है। ओके, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ओके, एट द टाइम लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, जहां पर रे सरफेस के साथ इंटरेक्ट होता है वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसी परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहा जाता है। तो इस केस में उसने जाना कैसे चाहिए, वो डॉटेड लाइन के तरफ से जाना चाहिए। ओके, जाना उसने ऐसे चाहिए, लेकिन जा वो कह रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो यही डिफरेंस होता है, यही दो केसेस होते हैं रिफ्रैक्शन के, ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड। ओके, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, whenever light passes from rarer medium to denser medium, at that time light bend towards the normal। okay, at that time light bend towards the normal होगा, और whenever light passes from denser medium to rarer medium, at that time light bend away from the normal होगा। ठीक है, तो ऐसा बीटा आ जाएगा। ठीक है, bend towards the normal and bend away from the normal। ओके, कुछ दिक्कत अब इसमें? तो यही रिफ्रैक्शन के दो केसेस रहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बीट देखते हैं आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो एक एक करके देखिएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को। कोई भी एक केस ले लेते हैं हम रिफ्रैक्शन का। ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पर, जहाँ से इंसिडेंट होता है सरफेस के साथ कांटेक्ट क्रिएट करता है, वहां से ही हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। रिफ्रैक्शन में नॉर्मल दोनों साइड हमें निकालना पड़ता है ऐसे। ओके, और फिर ये लाइट सपोज हम इमेजिन करते हैं रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है, तो कैसे बेंडिंग होगा बच्चों बताओ? ये लाइट का प्रोजेक्टेड पाथ है ऐसा। ओके, लेकिन लाइट जाता कैसे है? ऐसे, सॉरी, ये डेंसर टू रेयरर का रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट जाने वाला कैसे है? ऐसे, समझ में आ रहा है? टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड होने वाला है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा। ठीक है, तो ऐसे बीट रहेगा। और ये जो एंगल होता है ना लाइट के प्रोजेक्टेड पाथ और लाइट के एक्चुअल पाथ में, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, और इसे हम डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा का कंसेप्ट हम ऊपर वाले डायग्राम में अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को मार्क करते हो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल इसके बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा। ओके, तो आई का वैल्यू बड़ा है एज कंपेयर टू आर। ओके, वैल्यू ऑफ आई इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ आर। ओके, इन दिस कंडीशन। ठीक है, और ये जो डेल्टा रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्या आएगा? आर प्लस डेल्टा। एंगल ऑफ डेविएशन ओके इज इक्वल टू क्या आएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस डेल्टा आएगा, इसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। तो इस केस में, पहले केस में रेयर टू डेंसर जाते वक्त आई बड़ा रहेगा और आर छोटा रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हो तो ये आई रहेगा और इससे भी ज्यादा बड़ा आर रहेगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो लाइट का प्रोजेक्टेड पाथ है ये था, और इसके बीच का एंगल डेल्टा आएगा, तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं? आर माइनस डेल्टा इज इक्वल टू आई, और इस केस में आई छोटा रहेगा और आर बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये दो केसेस यहाँ पर ऑकर हो जाते हैं। ओके, एंगल ऑफ डेविएशंस के मतलब डेविएशन का कंसेप्ट ये है। ओके, तो लाइट देखिएगा, जो मीडियम रेयरर होता है उसमें उसका एंगल ज्यादा होता है, जिसमें डेंसर रहेगा उसमें एंगल उसका कम होगा, मतलब इस केसेस में। ओके, लेटर हम देखेंगे अच्छे से। तो अभी देखिएगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखना है। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। तो ये बहुत इजी लॉ है, सिंपल लॉ है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, तीनों भी एक ही प्लेन में होते हैं। तीनों अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में है तो वर्टिकल में, प्लेन अपना कभी भी वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम है स्नेल्स लॉ। ओके, साइंटिस्ट स्नेल्स ने बताया हुआ लॉ है जिसे स्नेल्स लॉ कहा जाता है। ये क्या कहता है हमें? ये क्या कहता है हमें? देखिएगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द
साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ओके, इट्स कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ कलर, ओके। मतलब ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का हम क्या लेने वाले, साइन वैल्यू लेने वाले, ओके। तो साइन आई बाय साइन आर अगर हम करते हैं तो फिर इसका रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ओके। और इसी रेशियो को हम नाम दे देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम म्यू से इंडिकेट करते हैं, या कोई बुक में आपको ईटा से भी इंडिकेट किया हुआ नजर आएगा। सिंबल का कुछ फर्क नहीं है, आप कोई भी यूज करो लेकिन क्वांटिटी वही रहेगा। तो साइन आई बाय साइन आर रहेगा। तो ये लॉ तभी वैलिड है जब मीडियम का पेयर कांस्टेंट हो। जैसे आप एयर और ग्लास पेयर ले रहे हो तो तभी आई का वैल्यू और आर वैल्यू, मतलब साइन आई बाय साइन आर का रेशियो कांस्टेंट आएगा उस गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ कलर, ओके, सॉरी फॉर गिवन कलर के लिए। तो कलर अगर आप लाइट का चेंज करते हो, ओके, यहाँ पर अगर आप ब्लू की मतलब रेड की जगह वायलेट लेते हो तो फिर बेंडिंग अलग होगा। मतलब ये लाइट क्या होगा, एक तो उससे कम या फिर उससे ज्यादा बेंड होगा। मतलब लाइट का कलर चेंज हुआ तो उसका बेंडिंग भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। डिफरेंट कलर्स हैविंग, मतलब नो डाउट तीनों लाइट, ये ग्रीन यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ग्रीन, ब्लू और ये रेड है। तो तीनों भी कलर के लाइट्स अगर हम पास करते हैं ना एयर से ग्लास में, तो इन तीनों का बेंडिंग अलग अलग होगा, ओके। कैसा होगा, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, इसमें हमें अभी पढ़ना नहीं है। हम सिर्फ इतना ही बताने वाले कि लाइट का कलर चेंज हुआ तो लाइट का बेंडिंग क्या होता है, चेंज होता है। मतलब ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से ये बीट रहेगा रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। कुछ दिक्कत अब इसमें, तो इसी को स्नेल्स लॉ कहा जाता है। और ये स्नेल्स लॉ क्या कहता है देखिएगा, मतलब उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा आप देखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्योर नंबर व्हिच इंडिकेट्स दैट हाउ मच लाइट विल बेंड व्हेन एंटर्स इन द अनदर मीडियम। एक मीडियम से लाइट अगर दूसरे मीडियम जा रहा है ना, तो फिर लाइट कितना बेंड होगा ये बताने वाला नंबर मतलब ही क्या होगा, ये बताने वाला फैक्टर मतलब ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्योर नंबर विच डजंट हैव एनी डायमेंशन और यूनिट, ओके। उसे कोई भी यूनिट भी नहीं रहेगा और डायमेंशन भी नहीं रहने वाला है, ओके। और इसका वैल्यू हमेशा, मतलब इसके दो तरीके होते हैं, दो टाइप्स होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जो हम अभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे शॉर्ट में आप मैं आर आई से इंडिकेट करता हूँ, ठीक है। बड़ा वाला नाम मैं अवॉइड करूंगा अब। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो ऐसे दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, आपको पता है जब कभी भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं ना, तो ये दो मीडियम का कंसेप्ट है। लाइट एक मीडियम से आता है और दूसरे मीडियम में चला जाता है, ओके। एक मीडियम से आता है लाइट, दूसरे मीडियम में चला जाता है, तो डेफिनेटली दो मीडियम लगने वाले रिफ्रैक्शन के लिए। एक ही मीडियम में कभी रिफ्रैक्शन हो नहीं सकता है। तो ये ऊपर वाला मीडियम अगर वैक्यूम रहा ना, ओके, और लाइट अगर वैक्यूम से उस मीडियम में अगर पर्टिकुलरली जाएगा, तो वो उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। समझ में आ रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो याद रखिएगा इसे, बहुत इंपॉर्टेंट बीट है ये। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट का डेफिनेशन बता रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम is measured with respect to vacuum is called absolute refractive index, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किससे इंडिकेट करते हैं, अब म्यू से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है ना,
सपोज मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो मैं इसे म्यू जी से इंडिकेट करने वाला हूँ। नो डाउट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाय साइन आर का रेशियो रहेगा। ओके, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज नो डाउट रेशियो ऑफ साइन आर बाय, ओके, साइन आई बाय साइन आर, इसका रेशियो तो रहेगा ये। आई थिंक पेन पैड मेरा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट 1 मिनट, वायरिंग चेक करता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मेजर्ड with respect to वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम ग्लास का लेते हैं तो उसे म्यू सफिक्स जी से इंडिकेट किया जाता है। ओके, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, आप देखिएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर हम ग्लास का मेजर कर रहे हैं, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नो डाउट साइन आई बाय साइन आर का रेशियो रहेगा। एज वेल एज जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है ना, तो लाइट के फर्स्ट मीडियम का वेलोसिटी अगर v1 है और दूसरे मीडियम का वेलोसिटी अगर v2 है, तो लाइट का वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है मीडियम चेंज होने के बाद। तो इस वजह से इन दो वेलोसिटीज का रेशियो भी अगर हम लेते हैं ना, तो भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है। ओके, तो लाइट पहले कहाँ पर था, वैक्यूम में। ओके, ये लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, वैक्यूम से ग्लास में। इस वजह से लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में हम सी से इंडिकेट करते हैं, तो वो रहेगा सी, और ग्लास में लाइट का वेलोसिटी रहेगा वी जी। तो सी बाई वी जी मतलब भी क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आएगा। ठीक है, तो बस इस वाइज ये पूरा बीट रहेगा। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अगर लेते हैं हम म्यू डी, तो इसका फॉर्मूला क्या आने वाला है फिर, सी बाय वी डी। ओके, सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी डी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, वी जी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, लाइक दैट। म्यू डब्ल्यू अगर लेते हैं हम, तो फिर आएगा सी बाय वी डब्ल्यू। ओके, सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी डब्ल्यू मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ओके, तो ऐसे सिंबल से सब जो हमें यूज करना है, और इन्हीं सिंबल का यूज करके हमें फॉर्मूले सॉल्व करना है। ठीक है, तो और क्या बताना था मुझे। ठीक है, ओके, तो इसी बीट को यूज करके आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल इसके ऊपर, बताओ मुझे इसका आंसर। इफ, और ये सी का वैल्यू, हाँ सी का वैल्यू मुझे बताना था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, याद रखना इसे, ये रहेगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये रहता है वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम का। ओके, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is 1.5, okay, then find the velocity of light in glass. Then find the velocity of light in glass. चलो फटाफट फाइंड आउट करके बताओ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास हमें निकालना है। टू इंटू 10⁸, ठीक है, राइट आंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को हम यूजी से इंडिकेट करते हैं, और इसका वैल्यू रहेगा 1.5। ठीक है, और क्या लेना है फिर हमें, देखिएगा, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, मतलब म्यूजिक का वैल्यू दिया है, और यहाँ पर हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है। ओके, वीजी वी हैव टू कैलकुलेट। तो क्या फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू क्या आने वाला है, सी बाय वी, और वी का वैल्यू यहाँ पर हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास का। ओके, तो वी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा, सी बाय म्यूजी। ओके, तो सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम में, और इसका वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, होल डिवाइडेड बाय कितना आने वाला है, देखिएगा अब 1.5, कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया आपको, तो ये 1.5 2 3 होगा,
तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आने वाला है 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी बीट को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट बीट जो रहने वाला है वो रहेगा, अब जस्ट 1 मिनट। इसके बाद नेक्स्ट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ मेजर किया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। ओके, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं देखिएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब इन दोनों मीडियम में से एक भी मीडियम वैक्यूम नहीं चाहिए, वैक्यूम छोड़कर कोई भी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप एक दूसरे के साथ मेजर करोगे तो वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहने वाला है। ओके, याद रखिएगा। तो अभी देखिएगा जैसे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसे ऐसे इंडिकेट किया जाता है म्यू जी सफिक्स डब्ल्यू से। तो ऊपर आएगा वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी जी। ओके, डब्ल्यू ऊपर है तो उसका वेलोसिटी ऊपर आएगा, जी नीचे है तो उसका वेलोसिटी नीचे आएगा। ठीक है, लाइक दैट हमें सिंबल यूज करने हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जो भी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू रहता है ना वो हमेशा ऊपर होता है इससे म्यू के। ओके, याद रखना। मतलब ये लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस सिंबल से हमें पूरा क्लियर हो जाता है लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है। लाइट इस केस में वाटर से डायमंड में जा रहा है, समझ में आ रहा है। नीचे डायमंड है और ऊपर वाटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मेजर करते हैं डायमंड का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वो कुछ ऐसा आएगा और इसका फॉर्मूला आएगा वी डब्ल्यू बाय वी डी। ओके, तो ऐसे फॉर्मूलेज आपको यूज करने बनाने। ओके, तो लिखिएगा एक क्वेश्चन, मतलब इसके ऊपर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है। इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड दिया है 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर दिया है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, ये पहला कैलकुलेशन करना है। और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। चलो कीजिएगा जल्दी से, दोनों के आंसर बताओ मुझे फाइनली कितने आने वाले हैं। वन 1.25 आए, ये 2.25। जल्दी से बताओ आंसर। 0.55 पहले का आ रहा है, ऐसा एक स्टूडेंट का कहना है। और कोई आंसर निकलेगा इसका? दूसरे का भी आंसर निकालो। जीरो 0.65 भी आ गया एक स्टूडेंट का। 0.65 तो नहीं होगा, एक बार चेक कीजिएगा। जितना मुझे लगता है उतने हिसाब से कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है आपका। बाकी स्टूडेंट ने सही दिया आंसर। 1.8 होगा दूसरे का। ठीक है, बराबर है। एक का 1.8 आएगा आई थिंक, और दूसरे का 0.55। ठीक है, तो बराबर है। ऐसे दो आंसर आ सकते हैं इस क्वेश्चन में। सिंपल है। हमें क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर दे गिवन। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आने वाला है आप देखिएगा, मतलब इसका फॉर्मूला कैसे यूज करना है, वी डी बाय वी डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालना है हमें, तो वी डी का वैल्यू पुट कर देते पहले 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.25 इंटू 10⁸
8 कैंसिल होगा, ऊपर 100 से नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 125 बाय 225, 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 जा डिवाइडेड बाय 9 जा होगा, 5 बाय 9 मतलब ही 0.55। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 0.55 आएगा। दूसरे का लेते हैं हम VW बाय VD। ओके, तो फिर ये आने वाला है, इसका जस्ट उल्टा होगा, 2.25 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10⁸। ओके, तो 10⁸ 10⁸ कैंसल, फिर ये आएगा 9/5 मतलब ये आने वाला है 1.8। ओके, तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, कुछ दिक्कत आप बच्चों आ गए समझ में? तो ऐसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्वेश्चन आते हैं आपको। ओके, याद रखिएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना किसी भी मीडियम का, ये हमेशा ग्रेटर देन मतलब ये हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2.42 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉसिबल प्रैक्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का 2.42, इसके आगे नहीं आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा इससे कम ही होगा कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। एब्सोल्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो रिलेटिव का तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, डिपेंड होता है आप किस मीडियम की वेलोसिटी को किस मीडियम के साथ डिवाइड कर रहे हो। ओके, और मिनिमम होता है 1 वैक्यूम के लिए। वैक्यूम में रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, लाइट जैसे आता है वैसे निकलता है, इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का 1 है। एयर का अगर आप देखते हो तो अप्रोक्सीमेटली 1 है। ओके, एग्जैक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1.0003 है, लेकिन इस वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली 1 ही ट्रीट करते हैं। इस वजह से चाहे वैक्यूम हो या फिर एयर हो, आपको ज़्यादातर कैलकुलेशन में जो वेलोसिटी है सॉरी जो वेलोसिटी होता है लाइट का वैक्यूम में, वही आपको एयर में लेना पड़ता है, क्योंकि उनके दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में माइनर फर्क है। ठीक है, तो अभी ये बीट हो गया, लास्ट एक बीट है, फिर कल लेने का हमें, मतलब ये बीट कल लेने का काम नहीं, फिर लास्ट एक बीट है रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसी रिलेशन पर हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद फिर हम स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर। रिलेशन बिटवीन, ये जो बीट है जो मुझे पढ़ाना है आपको, दैट इज रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड just 1 minute. Relation between absolute and relative refractive index. ठीक है, तो क्या रहेगा आप देखिएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये आएगा VW बाय VG। ओके, तो बताओ मुझे, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेता हूँ, ठीक है, मैं हम म्यू से इंडिकेट कर रहे हैं ना, तो बताओ मुझे, मैं अगर इसकी जगह मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर हम लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? एब्सोल्यूट अगर लेता हूं तो मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर लेता हूं तो वो क्या आएगा? C बाय VG। तो इस फॉर्मूले से VG का आंसर क्या आएगा बताओ बच्चों? C बाय म्यू जी। इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब इसमें? लाइक दैट अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लेता हूं तो उसका फॉर्मूला आएगा C बाय VW, और VW इज इक्वल टू क्या आएगा? C बाय म्यू W। समझ में आ रहा है? तो क्या मैं ये VW और VG का वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ? VW का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या आएगा फिर देखिएगा, C बाय VW और म्यू W, और नीचे क्या आएगा? C बाय म्यू जी। समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसे टर्म्स होना हमारे मैथमेटिक्स में 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, तो इसका आंसर आता है 1 × 4 न्यूमरेटर में और 2 × 3 डिनोमिनेटर में। तो पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है। तो पहला टर्म C मल्टीप्लाई होगा म्यू जी के साथ फोर्थ टर्म के साथ, और दूसरा टर्म म्यू W मल्टीप्लाई होगा C के साथ तीसरे टर्म के साथ। C कैंसल, तो फाइनल आंसर आ गया फिर, मतलब ये हमने रिलेशन ढूंढ लिया किसमें? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ये जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रिलेटिव। इसका हमने रिलेशन ढूंढा है एब्सोल्यूट के साथ, और वो है म्यू जी बाय म्यू W। ओके, मतलब इसमें उल्टा है, W अगर ऊपर है तो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा, G अगर नीचे है तो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं और लेक्चर को एंड करते हैं। लिखिएगा, इफ राइट क्वेश्चन, इफ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताया नहीं तो वो याद रखना कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, then find a relative refractive index of then find a relative refractive index of uh, glass with respect to water। चलो करके दिखाओ मुझे, फाइंड आउट व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एट बाय 9 आदित्य थोड़ा गलत हुआ है आपका, देखिएगा एक बार वेरीफाई करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है हमें, ओके याद रखिएगा। 1.125 होगा, 1.15 भी नहीं होगा, चेक करो एक बार, 100% करेक्ट आंसर निकालते जाओ, ठीक है। तो राइट है, 1.125 आएगा आई थिंक इसका आंसर, देखते हैं हम एग्जैक्टली। वी हैव टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। तो जी नीचे आएगा, डब्ल्यू ऊपर आएगा, तो फिर डेफिनेटली म्यू जी ऊपर होगा और म्यू डब्ल्यू नीचे होगा। म्यू जी का वैल्यू कितना है 3/2 और म्यू डब्ल्यू का कितना है 4/3। तो लास्ट टर्म पहले टर्म को मल्टीप्लाई होगा तो 9 और नीचे आएगा 8, तो 8 1 जा 8, 1 बचेगा, 8 1 जा 8, 1 बचेगा, ओके। तो ये चलता रहेगा आई थिंक, तो 1.12 इसका आंसर होगा, ठीक है। 1.111 ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है, ठीक है। कुछ दिक्कत अब नहीं, शायद 8 1 जा 8 है ना, तो 1 बचेगा 10, मतलब 8 Yes, sir. 8 1 जा 1 होगा, ओके। उसके बाद फिर 2 बचेगा 20, मतलब 8 2 जा 16 और फिर 4 बचेगा 5 जा, तो 1.125 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कुछ दिक्कत अब, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जितने भी क्वेश्चंस ले सकते हैं हम, जितने भी वैरायटी के, वो सब लिए, ओके। ये था रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। इसके पहले जो लिया था वो रिलेटिव के ऊपर लिया था ये वाला, ओके, और इसके पहले एब्सोल्यूट पर लिया था, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करके